फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ डैम्पिंग कांस्टेंट। अभी तक हमने डैम्प्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर और डैम्प्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर पढ़ा। वहां पे हम डैम्पिंग कांस्टेंट यूज कर रहे थे, लेकिन आज हम उनको फाइंड आउट करेंगे कि वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। तो जैसे कि हमारे पास जब मैकेनिकल ऑसिलेटर था, उसका सॉल्यूशन आया था x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस पी टी इंटू C1 ई रेज टू पावर p स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर t प्लस C2 ई रेज टू पावर माइनस p स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू t। ठीक है, बाद में हम इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के लिए लिखेंगे। तो ये था हमारे पास सॉल्यूशन जब हमने डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर को सॉल्व किया था। ठीक है, यहाँ पे जो ये C1 और C2 हैं, इनको बोला था डैम्पिंग कांस्टेंट। आज हम इनको फाइंड आउट करेंगे इनकी वैल्यू होती क्या है। और इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर माइनस बी टी को कंबाइन कर लें किसके साथ में, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। सबका कॉमन क्या है, टी है, साथ में कांस्टेंट क्या है, C1। फर्स्ट वैल्यू आ गई, सेकंड की वैल्यू क्या आ जाएगी, C2 ई रेज टू पावर माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, सबके मल्टीप्लाई में क्या है, टी है। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन नंबर 1 को लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम C1 और C2 जो कि डैम्पिंग कांस्टेंट है, उनको फाइंड आउट करने के लिए कुछ इनिशियल कंडीशंस लगाएंगे। पहले भी हम इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करते थे, पर यहाँ पे इनको डिटरमिन करने के लिए, कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम जो है एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करेंगे। पहले हम मीन पोजीशन से शुरू करते थे ना, जब याद होगा आपको कि हम एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 लेते थे, लेकिन अब हम एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू कर रहे हैं मेजर करना। तो मान लो कि जब हमने मैकेनिकल ऑसिलेटर को जो है उसका टाइम मेजर किया, तो मैकेनिकल ऑसिलेटर की डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम थी। मैकेनिकल ऑसिलेटर अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे था, और वो डिस्प्लेसमेंट मान लो ए नॉट है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है, ए नॉट के बराबर है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वैल्यू क्या है इसकी, ए नॉट है। ठीक है, तो टी को 0 पुट कर दो इक्वेशन 2 में, और x को a नॉट पुट कर दो। तो x कितना आ गया, a नॉट, दैट इज इक्वल टू C1 e रेज टू पावर 0 1 प्लस C2 e रेज टू पावर 0 1। तो क्या आ गया हमारे पास, a नॉट की वैल्यू क्या आ गई, C1 प्लस C2। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब हम देखेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पे, व्हेन t इक्वल टू 0 है, तो वेलोसिटी की हमें पहले फाइंड आउट कर चुके हैं कि जब t इक्वल टू 0 है और एक्सट्रीम पोजीशन है, तो उस टाइम वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। अब हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt। ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। तो अब इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो t के साथ में, और फिर बाद में हम उसको इक्वेट कर देंगे 0 के, और t 0 पुट कर लेंगे। पहले इसको डिफरेंशिएट कर देंगे इक्वेशन 2 को। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, C1 ई रेज टू पावर माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी, और अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या बचेगा, ये माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू आएगी फर्स्ट की। और सिमिलरली जब सेकेंड टर्म को करेंगे, तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, ई रेज टू पावर माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, ये आ गया डिफरेंशिएट करके। अब हम इस इक्वेशन में कंडीशंस अप्लाई करेंगे। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है, 0 है, और टाइम क्या शुरू किया हमने वहां पे मेजर करना, स्टार्टिंग हम वहीं से शुरू कर रहे हैं। तो t क्या है, 0 है। तो वेलोसिटी को 0 पुट कर दो, तो dx अपॉन dt की वैल्यू क्या आएगी, 0, दैट इज इक्वल टू C1 ई रेज टू पावर 0 इंटू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये आ गई। और सेकंड में इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, ई रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, C2 टू 1, और ब्रैकेट में क्या बचा आपके पास, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से हम बी कॉमन ले लेंगे, तो दोनों में कॉमन क्या है, माइनस बी है कॉमन। तो क्या बन गया, ये C1 प्लस C2। ठीक है, सेकेंड टर्म में हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, प्लस
स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच गया C1 माइनस ऑफ C2। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब यहाँ से देखो इस इक्वेशन को नाम दिया है हमने इक्वेशन नंबर 3, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 से हमें पता चल रहा है C1 प्लस C2 किसके बराबर है, A नॉट के बराबर है। तो C1 प्लस C2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कितना आ गया माइनस बी इंटू ए नॉट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू C1 माइनस C2। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं, बी ए नॉट दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू C1 माइनस C2। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं वैल्यू C1 माइनस C2 की। क्या आ जाएगी, बी ए नॉट डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 5, क्योंकि ये हमारी इक्वेशन 4 थी। अब इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 5, C1 माइनस C2। एक हमारे पास आ गया C1 प्लस C2, एक आ गया हमारे पास C1 माइनस C2। अब ये दो इक्वेशन आ गई, इनमें दोनों कांस्टेंट को हमने निकालना है, C1 को भी फाइंड आउट करना है, C2 को भी फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन 3 और 4 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं C1 C2 फाइंड आउट करने के लिए, एक बार हम इनको ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 5 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2C1 दैट इज इक्वल टू ए नॉट और इसको ऐड कर रहे हैं प्लस बी ए नॉट डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ से C1 किसके बराबर आ गया, ए नॉट डिवाइड बाय 2 और ब्रैकेट में 1 प्लस बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये आ गई कॉन्स्टेंट C1 की वैल्यू। अब कॉन्स्टेंट C2 निकालना है तो हम इक्वेशन 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो C1 कैंसिल हो जाएगा और C2 2C2 बन जाएगा। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे, चलो उसको कर ही लेते हैं। 2C2 दैट इज इक्वल टू ए नॉट, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन, बी ए नॉट डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। और C2 की वैल्यू आ जाएगी ए नॉट डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में 1 माइनस बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये थे कांस्टेंट जो हमने फाइंड आउट करने थे। C1 की वैल्यू कांस्टेंट C1 डैम्पिंग कांस्टेंट और C2 सेकंड डैम्पिंग कांस्टेंट। तो C1 C2 की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। सिमिलरली अब हम इसको इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के लिए लिख सकते हैं। ये तो आ गया मैकेनिकल ऑसिलेटर, जहाँ पे हमें डिफरेंट टर्म्स का पता है। ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, बी हम बार बार कर चुके हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम है, बी इज इक्वल टू आर बाई 2m है। ठीक है, तो हम इन कांस्टेंट को अब लिखेंगे इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर के लिए। इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर में हमें पता है जो डिस्प्लेसमेंट है वो होती है चार्ज। ठीक है, तो ए नॉट जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगी क्यू नॉट। ठीक है, मैक्सिमम चार्ज सर्किट में हम क्यू नॉट ले रहे हैं। तो इन कांस्टेंट की वैल्यू को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं C1 इज इक्वल टू, आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हो जैसे प्रोसेस किया अभी, क्यू नॉट डिवाइड बाई 2 इंटू 1 माइनस बी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। और C2 की वैल्यू आ जाएगी क्यू नॉट अपॉन 2 1 माइनस C1 होगा प्लस ये होगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे b जो है हमारे पास दैट इज इक्वल टू r अपॉन 12 है, और जो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन LCA हम पहले कर चुके हैं। तो इनको पुट कर दो तो हम इक्वेशन कॉन्स्टेंट्स को लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम फाइंड आउट करेंगे लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट हमें क्या बताती है कि जब भी कोई अंडर डैम्प्ड सिस्टम है या अंडर डैम्प्ड सिस्टम की नॉर्मल डैम्पिंग को रिप्रेजेंट करता है तो हम जानते हैं उसमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है। तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट हमें ये बताती है कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज हुआ तो कितने अमाउंट से डिक्रीज हुआ। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट हमें बताती है कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एम्पलीट्यूड ऑसिलेटर का कितना है, जो कि
अंडर डैम्प्ड सिस्टम है उस ऑसिलेटर का रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एम्पलीट्यूड कितना है, ठीक है, इसको मेजर करती है। तो हम लिख सकते हैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट इज डिफाइंड एज, डेफिनेशन लिख लो, इट इज डिफाइंड एज the natural logarithmic of the ratio of the two successive amplitudes और वो एम्पलीट्यूड those are separated by one time period, एम्पलीट्यूड जो कि separated by one time period of the oscillation। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो एम्पलीट्यूड सक्सेसिव लेने हैं आपने, एक एम्पलीट्यूड उसके बाद जस्ट उसका नेक्स्ट एम्पलीट्यूड, उनके बीच में कितना, उनकी रेशियो और उनका लॉग हमें बताता है कि कितना डिक्रीज हुआ एम्पलीट्यूड अंडर डैम्प्ड सिस्टम का, ठीक है। तो मान लो कि A1 इज द एम्पलीट्यूड एट एनी इंस्टेंट t, A1 be the amplitude at any instant t, किसी भी टाइम पे जो एम्पलीट्यूड है वो आपने A1 ले लिया, ठीक है। और A2 जो है be the amplitude at टाइम जो आप जहां से शुरू किया था वो प्लस एक टाइम पीरियड जिसको हम टाउ से रहने दो, टाउ नेक्स्ट टर्म यूज करेंगे, उसको ले लो कैपिटल टी, एक कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम है ना, जैसे यहाँ से चले यहाँ तक दोबारा पहुंचे, यहाँ तक हो गया एक ऑसिलेशन कंप्लीट। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑसिलेशन होगी तो वो इस टाइम पीरियड टी के बाद होगी, है ना। तो इसके बाद जो एम्पलीट्यूड होगा वो कंसीडर करना है। तो E2 विद द एम्पलीट्यूड एट टाइम t प्लस टी, है ना। तो t क्या है, इट इज द टाइम पीरियड, है ना। तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट जो है इसको डिनोट करते हैं डेल्टा से, दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ log e of टू सक्सेसिव एम्पलीट्यूड A1 डिवाइड बाय A2, उनकी रेशियो लेते हैं, ठीक है। A1 तो किसी भी इंस्टेंट का एम्पलीट्यूड था, डिवाइड किसे किया, उस एम्पलीट्यूड से जो कि टाइम पीरियड t के बाद है। दोनों का लॉग लेंगे तो हमें मिल जाएगी लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, हमें पता चल जाएगा एम्पलीट्यूड कितना डिक्रीज हुआ। तो अंडर डैम्प्ड सिस्टम के लिए हमने पहले भी लिखा था डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू सी नॉट ई रेज टू पावर, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, वी नॉट कॉस ऑफ, यहाँ पे आया था ओमेगा डैश टी माइनस फाइव, ये हमारी सॉल्यूशन आया था डैम्प्ड सिस्टम का, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी नॉट अंडर डैम्प्ड सिस्टम में किया था ना हमने, तो ये वाली चीज को हमने क्या मान लिया था, एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसको मान लेते हैं एम्पलीट्यूड ए एट एनी इंस्टेंट, तो ये क्या हो गया कॉस ओमेगा डैश टी माइनस ऑफ फाइव। तो A1 जो है एम्पलीट्यूड है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का एट एनी इंस्टेंट t, ठीक है। और C नॉट इज एम्पलीट्यूड एट t इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हम t इक्वल टू जीरो ले लेंगे तो ये C नॉट वो एम्पलीट्यूड बताएगा जब टाइम पीरियड t इक्वल टू जीरो है, तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, C नॉट इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास A1 कितना आ गया, C नॉट ई रेज टू पावर माइनस बी टी। अब A2 कितना लिख सकते हैं आफ्टर टाइम पीरियड t के बाद, तो कितना हो जाएगा C नॉट ई रेज टू पावर माइनस बी टी प्लस कैपिटल T, ठीक है। अब हम निकालते हैं इनकी रेशियो A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, तो A1 अपॉन A2 C नॉट से C नॉट कैंसिल हो गया, पूरा लिख लेते हैं, चलो C नॉट ई रेज टू पावर माइनस बी टी डिवाइड बाय C नॉट ई रेज टू पावर माइनस बी इंटू टी प्लस कैपिटल T। C नॉट से C नॉट कैंसिल, ई रेज टू पावर माइनस बी टी से ई रेज टू पावर माइनस बी टी कैंसिल, और बच जाएगा 1 अपॉन ई रेज टू पावर माइनस बी इंटू टी, दैट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर बी इंटू
टी। अब ले लेंगे लॉग, तो लॉग ऑफ a1 अपॉन a2, लॉग से e कैंसिल, दैट इज b इंटू टी, और b होता है हमारे पास r अपॉन 2m, तो r अपॉन 2m इंटू टी। तो लॉग ऑफ a1 अपॉन a2 क्या होता है, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, जो कि हम डिनोट करते हैं डेल्टा से, दैट इज इक्वल टू r अपॉन 2m इंटू टी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट किस पे डिपेंड कर रही है, डैम्पिंग कांस्टेंट r पे डिपेंड कर रही है। अब हम करते हैं इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के लिए, देखते हैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट कितनी आती है इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। तो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर में हमारे पास x की जगह क्या होगा, चार्ज, दैट इज इक्वल टू क्यू नॉट ई रेज टू पावर माइनस बी टी, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम t के बाद चार्ज लिखते हैं क्यू डैश, दैट इज इक्वल टू क्यू नॉट ई रेज टू पावर माइनस बी इंटू टी प्लस टाइम पीरियड t। अब रेशियो फाइंड आउट करते हैं और लॉग लेते हैं, तो हमें पता है कि डायरेक्ट ही हम लिख सकते हैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, दैट इज लॉग ऑफ q अपॉन क्यू डैश, दैट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर b इंटू टी, सॉरी ई नहीं होगा, सीधा होगा b इंटू टी, और b यहाँ पे कितना होगा, r अपॉन 12 इंटू टी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट होगी, इतना मतलब, इसका मतलब है उतना ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड में डिक्रीमेंट होगा, ठीक है, उतनी ही जल्दी एम्पलीट्यूड जो है वो डिके हो जाएगा जितनी ज़्यादा सर्किट में रेजिस्टेंस रहेगी, ठीक है। अब हम इस टाइम को टाइम पीरियड टी को निकालते हैं। टी हमें पता है टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा हमारे पास यहाँ पे ओमेगा डैश है, ओमेगा डैश की वैल्यू क्या थी, डैम्प्ड सिस्टम के लिए हमने क्या ली थी इसकी वैल्यू, अंडर डैम्प्ड सिस्टम में इसकी वैल्यू थी ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो डेल्टा कितना आ जाएगा, आर अपॉन, यहाँ पे कितना है, आर अपॉन 2m इंटू टी। ये हम मैकेनिकल ऑसिलेटर के लिए लिख रहे हैं, मैकेनिकल ऑसिलेटर के लिए आर अपॉन 2m इंटू टी, टी की जगह क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के लिए डेल्टा कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के लिए लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट कितनी होगी, यहाँ से आर अपॉन, सॉरी, दिस इज इक्वल टू आर अपॉन 12 इंटू टी की जगह क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर का, जहाँ पे हमें पता है कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। इनको आप पुट भी कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर क्या है के बाय एम है, बी कितना है आर बाय 2m है मैकेनिकल ऑसिलेटर में। इस केस में ओमेगा स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 1 अपॉन एल सी, और बी स्क्वायर की जगह क्या आएगा, या बी की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बी कितना होता है आर अपॉन 2l, तो बी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर। तो इस तरह से हम लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट लिख सकते हैं मैकेनिकल ऑसिलेटर के लिए, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के लिए। इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।